हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मर्जर एंड एक्विजिशन इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करें इस वाले वीडियो की, तो इस वाले वीडियो में हम लोग एक नया एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। एक काम करते हैं, डायरेक्टली उस नए एग्जाम्पल में जाते हैं। तो ये रहा हमारा नया एग्जाम्पल। देखते हैं इसके अंदर कोई नया पार्ट है क्या। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है पिंक लिमिटेड विशेस टू टेक ओवर ब्लू लिमिटेड। तो जो पिंक लिमिटेड है ये बाइंग कंपनी है और जो ब्लू लिमिटेड है वो सेलिंग कंपनी है। ठीक है, अक्वायर्ड और एक्वायरिंग ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं बायर सेलर इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज ज्यादा ईजी है। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल्स दिया है बोथ कंपनीज का, दोनों कंपनीज का फाइनेंशियल डिटेल्स दिया है। नीचे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये हमारा अर्निंग्स है, ईपीएस ढूंढने के काम में आएगा। मार्केट प्राइस दे दिया है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी दे दिया है। हम लोग को करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एक्सचेंज रेशियो निकालना है। बट एक्सचेंज रेशियो तो हम लोग पहले भी निकालते थे, तो इसमें नया क्या है? पहली बार हमको एक्सचेंज रेशियो निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब पहले हमको नेट एसेट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। नेट एसेट वैल्यू मतलब आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे मिलता था? जब हम लोग एसेट्स में से लाइबिलिटीज को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। ठीक है, तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल देंगे, उसको एक्सचेंज रेशियो मानेंगे और एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेंगे। उसके बाद बोला ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर, ये नया नहीं है, ये हमको पहले से आता है। और बोला ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, तो पहले काम करते, ए पार्ट सॉल्व करते फिर बी पार्ट में जाते। तो सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को दोनों कंपनी का डिटेल्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट को नाम दे देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा स्टेटमेंट शोइंग नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, एक टेबल बना देंगे छोटा सा यहाँ पर मैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को सब में क्या कोई एसेट्स दिया है दोनों कंपनी का, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पिंक लिमिटेड, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ब्लू लिमिटेड। ठीक है, ओके, चेक कर लेते हैं सब में हम लोगों को एसेट्स दिए क्या, फिक्स्ड एसेट्स, नेट करंट एसेट्स, क्या ये दोनों आएंगे? हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते वक्त ये दोनों लेना है हम लोगों को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारा फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद नेट करंट एसेट्स दिया है, इसको भी ले लेते हैं, नेट करंट एसेट्स। तो मैं लिख देता हूँ नेट करंट एसेट्स लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर इस सम में ना करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी होता तो हम लोग करंट एसेट ऐड करते और उसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते। ठीक है, इसमें नेट करंट एसेट्स दिया मतलब करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस करके दिया है। ठीक है, नेट करंट एसेट्स के अंदर से। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिक्स्ड एसेट्स हमको कितना दिया, 2,45,000 और 1,10,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,45,000, यहाँ पर आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, उसके बाद नेट करंट एसेट्स हमको दिया 35,24, तो मैं लिख देता हूँ 35,000 और 24,000। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये फिक्स्ड एसेट्स ले लिया, ये नेट करंट एसेट्स ले लिया। अब इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, बिकॉज और कोई एसेट नहीं है। तो अगर टोटल करें तो हमारा टोटल आएगा 2,45,000 प्लस 35,000, तो आ रहा है 2,80,000। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,80,000। उसके बाद 1,10,000 और 24,000 को प्लस करना है, सो 1,10,000 प्लस 24,000 तो आ रहा है 1,34,000। तो 1,34,000 लिख देता हूँ, 1,34,000। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों को क्या माइनस करना है, क्या कोई लाइबिलिटी है जो हमको माइनस करना है? इक्विटी माइनस करेंगे क्या? नहीं। डिबेंचर माइनस करेंगे क्या? हाँ, डिबेंचर माइनस होगा। ये पीएनएल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैं हटा देता हूँ, ये माइनस हम लोग करने वाले नहीं है, ये रिजर्व है, ये तो जाएगा नहीं, इक्विटी भी नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, बचा डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस। क्या डिबेंचर्स माइनस होगा? हाँ, डिबेंचर एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है, तो मैं 12% डिबेंचर्स माइनस कर देता हूँ। 12% डिबेंचर्स अगर हम लोग माइनस करेंगे तो डिबेंचर का वैल्यू दिया है 20,000 और 15,000, तो मैं लिख देता हूँ 20,000 एंड 15,000। ठीक है, अगर सपोज अभी अगर मैं टोटल करूँ तो जो मुझको नेट एसेट्स मिलेंगे ना, ये नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, ये जो एसेट्स मिलेंगे ना इन पे दोनों का हक है। बट अगर सपोज इसमें से मैं प्रेफरेंस शेयर्स भी माइनस कर दूं तो जो एसेट्स आंसर आएगा ना वो होगा नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, बिकॉज मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्लेम भी यहीं से माइनस कर दिया है। तो मैं माइनस कर देता हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा 20 और 5,000। तो यहाँ से मैं 20 और माइनस कर देता हूँ, यहाँ से मैं 5,000 माइनस कर दूंगा। अब जो नेट एसेट्स आएंगे, ये जो नेट एसेट्स है ये है नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर
इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ओके, अब अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ नंबर ऑफ शेयर्स से तो हमको नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्या हमको नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं सब में। नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को दिया नहीं है, लेकिन ढूंढ सकते हैं क्या? हाँ ढूंढ सकते हैं। कैसे? देखो इक्विटी कितना था, इधर दिया 2 लाख और इधर कितना दिया है 10, इसका मतलब कितना आएगा 20,000। यहाँ दिया है ये 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा 10,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स मैंने डायरेक्टली ढूंढ लिया है, ये आ रहा है 20,000 और ये आ रहा है 10,000। लेकिन पहले एक काम करना पड़ेगा, हमको एसेट्स फाइंड करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, इसमें से ज़रा ये दोनों माइनस कर देते हैं, इसे भी माइनस कर देते हैं। एंड अगर पहले वाले को माइनस करें तो आ रहा है 2,80,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000 तो आ रहा है 2,40,000। तो पहले सिचुएशन में नेट एसेट्स आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2,40,000, ठीक है। सेकेंड वाले का करें तो सेकेंड वाले का आ रहा है 1,34,000 में से माइनस करना है 15,000 माइनस करना है 5,000, तो आंसर आ रहा है 1,14,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,14,000। याद रखना ये जो आंसर है ये नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है। फिर इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इक्विटी शेयर से, तब जाके हम लोग को क्या मिलेगा NAV, ठीक है। यह है हमारा नेट एसेट वैल्यू, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है। तो अगर पहले वाले को डिवाइड करें 24,000 2,40,000 डिवाइड बाई 20,000 तो आ रहा है 12। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 12। दूसरे वाले का करें 1,14,000 डिवाइडेड बाय 1,14,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो आ रही 11.4। तो मैं लिख देता हूँ 11.40। अब एक्सचेंज रेशो निकालना है मेन। ये सब इतना तामझाम क्यों किया? ताकि एक्सचेंज रेशो निकाला जा सके। एक्सचेंज रेशो का फॉर्मूला क्या था? अगर मार्केट प्राइस पे निकाल रहे होते हैं ना तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ सेलिंग कंपनी, जो एक्वायर्ड कंपनी है वो ऊपर होती है, और जो एक्वायरिंग कंपनी जो खरीद रही है, एमपीएस हम लोग किसका लेते हैं? बायर का नीचे लेते हैं, बराबर। इस बार हम लोग को एमपीएस नहीं लेना है, इस बार हमको क्या लेना है? NAV। तो NAV के लिए भी सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन इस बार हम लोग क्या लिखेंगे? NAV ऑफ सेलिंग कंपनी अपॉन NAV ऑफ बाइंग कंपनी, ठीक है। NAV ऑफ बाइंग कंपनी सेम फॉर्मूला है, सेम एमपीएस की जगह हमने क्या लिख दिया NAV। तो इसका एक का NAV आया था 11.40, ये वाला सेलिंग कंपनी का। इसको डिवाइड कर देंगे बाइंग कंपनी से तो एक्सचेंज रेशियो मिल जाएगा। एक्सचेंज रेशियो चेक करते हैं, एक्सचेंज रेशियो आएगा 11.40 डिवाइडेड बाय 12 तो आ रहा है 0.95। यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.95। नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड कर लेता हूँ मैं, कितने शेयर्स हमको इशू करने पड़ेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, फॉर्मूला क्या है इसका? एक्सचेंज रेशियो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। एक्सचेंज रेशियो है 0.95 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स हमने पीछे ही ढूंढा था, कितने थे? ये रहा 10,000। तो यहाँ पर अगर मैं 10,000 डालूँ तो हमको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? हमको इशू करने पड़ेंगे 9,500 शेयर्स, ठीक है। ये हो गया अपना NAV का पार्ट खत्म। अब हमको एक्सचेंज रेशियो निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ EPS, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है? EPS फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, बिकॉज सब में EPS ही नहीं दिया है, ठीक है। एक्सचेंज रेशियो अब फाइंड करना है। देखो एक वाला पार्ट तो हो गया, NAV के बेसिस पे निकालने के लिए बोला था, निकाल दिया, ठीक है। अभी हम लोग को किसके बेसिस पे निकालना है? अर्निंग पर शेयर। मुझे ऐसा लगता है कि अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आपको करना आता है, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें, आंसर निकाल के चेक करें कि आप सही जा रहे हो कि नहीं, बिकॉज ये निकालना ईजी है, ये हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। समय EPS नहीं दिया है तो मैं पहले EPS ढूंढूंगा, सबसे पहला काम वही करना है। तो EPS निकालने का फॉर्मूला क्या है? EPS निकालने का अपना फॉर्मूला है, यहाँ मैं लिख दूंगा अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। पहले दोनों कंपनी का EPS निकालना पड़ेगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स। पहले हम लोग निकालेंगे अपना पिंक लिमिटेड के लिए, फिर हम लोग निकालेंगे अपना ब्लू लिमिटेड के लिए, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ पिंक एंड ब्लू। अर्निंग्स, समय अर्निंग्स दिया है क्या? समय अर्निंग्स दिया था 30,000, ठीक है। इसका दिया 12,000, तो अर्निंग्स में लिख देता हूँ 30 एंड 12। अर्निंग्स इसका दिया है 30, इसका दिया है 12। नंबर ऑफ शेयर्स इसके थे 20,000, कहाँ से मिला? हमने फाइंड किया था यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो देखो यहाँ पर
उसके बाद यहाँ पर जाते हैं, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10,000 से, इसका नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है, तो इसका आंसर ईपीएस निकाल लेते हैं। ईपीएस कितना आएगा, ईपीएस आएगा पहले वाले में 30,000 डिवाइड बाय 20,000, तो आ रहा है 1.5, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1.5। दूसरे वाले का निकाले तो आ रहा है 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो आ रहा है 1.2, तो मैं लिख देता हूँ 1.2। फिर से अभी क्या निकालना पड़ेगा, एक्सचेंज रेशियो निकालना पड़ेगा, बराबर। एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला अपना वही, एक्सचेंज रेशियो में इस बार ईपीएस आ जाएगा, ईपीएस ऑफ सेलिंग कंपनी अपॉन क्या आएगा, ईपीएस ऑफ बाइंग कंपनी, राइट। मैं लिख देता हूँ बाइंग कंपनी एंड यहीं पे सॉल्व कर देते हैं साइड पे। यहाँ पर आएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5, तो एक्सचेंज रेशियो कितना आएगा 1.2 डिवाइड बाय 1.5, अरे 0.8 आ रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 0.8। क्या अभी हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड करना पड़ेगा, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड करना पड़ेगा, कितना इशू करना है। तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो फॉर्मूला है एक्सचेंज रेशियो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। तो हमारा एक्सचेंज रेशियो तो आया 0.8 और सेलिंग कंपनी में अपने शेयर्स थे 10,000, इसका मतलब कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 8,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। देखो एनएवी के हिसाब से जा रहा था तो 9,500 शेयर्स इशू करना था, अगर ईपीएस के बेसिस पे जाऊंगा तो सिर्फ 8,000 इशू करना है। अब उन्होंने बोला है कि ये भी हो गया, अब हमको एक्सचेंज रेशियो निकालना है एमपीएस के बेसिस पे। क्या एमपीएस हमको दिया है, चेक कर लेते हैं। एक्सचेंज रेशियो निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस, हाँ मार्केट प्राइस हम लोग को निकाल कर ही दे दिया है 15 और 9, तो अच्छा है। तो इसका मतलब इसमें हम लोग को डायरेक्टली एक्सचेंज रेशियो में मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एमपीएस ऑफ सेलिंग कंपनी, नीचे आ जाएगा एमपीएस ऑफ बाइंग कंपनी, एमपीएस ऑफ बाइंग कंपनी। तो ये है हमारा 9, नीचे वाला है 10, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले, 15 सॉरी 15, 10 नहीं है 15 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 15 और एक्सचेंज रेशियो निकाल लेता हूँ। एक्सचेंज रेशियो कितना आ रहा है 9 डिवाइड बाय 15, तो आ रहा है 0.6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.6, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स भी हमको निकालना पड़ेगा, पहले मैं चेक कर लूँ वो मेरा एक बार, हाँ 15 एंड 10 राइट नाइट है, तो यहाँ मैं जाके नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला है एक्सचेंज रेशियो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, ठीक है, याद रखना नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी लेना है हम लोग को, ठीक है। एक्सचेंज रेशियो अभी आया 0.6, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से तो आ रहा है 6,000, 6,000। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक्सचेंज रेशियो लेता हूँ एनएवी तो मुझे कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 9,500। अगर मैं लेता हूँ ईपीएस तो मुझे कितना शेयर्स इशू करना पड़ेगा 8,000। और अगर मैं एमपीएस के बेसिस पे अपना एक्सचेंज रेशियो तय करूँ तो मुझे कितना शेयर्स इशू करना पड़ेगा 6,000। तो ज़्यादा बेटर क्या है कि मैं एक्सचेंज रेशियो है ना एमपीएस के हिसाब से लूँ, कम शेयर्स इशू करना पड़ रहा है ना। अभी मैं पिंक लिमिटेड हूँ, पिंक लिमिटेड बायर है, बायर क्या चाहेगा कि वो कम शेयर्स इशू करे सेलर कंपनी को। अगर सपोज यही सेम चीज़ मुझे बोला होता कि फाइंड करो इसके मुताबिक सेलर के हिसाब से, देखो लास्ट में क्या बोला है, ये बी पार्ट को मैं एक बार आप लोग के लिए रीड कर लेता हूँ। बी पार्ट में बोला कि हमको है ना एडवाइस करने के लिए कहा है, यहाँ पर बोला एडवाइस मोस्ट प्रिफरेबल मेथड, इन तीनों में से कौन सा प्रिफरेबल मेथड है, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्वायरर, एक्वायरर मतलब पिंक के एंगल से सोचना है, ठीक है। पिंक के एंगल से अगर हम लोग सोचे तो ना कम शेयर्स जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें मार्केट प्राइस पर शेयर वाला जो एक्सचेंज रेशियो है ना वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट अगर सपोज इसी में आगे जाके ब्लू बोला होता तो मैं उल्टा सोचता, ज़्यादा शेयर्स हमको मिले वो वाला एक्सचेंज रेशियो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बायर के एंगल से सोच रहे तो हम लोगों को लास्ट में क्या अगेन वही कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। एक काम करता हूँ मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर आएगा एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस इज द बेस्ट ऑप्शन, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।